वरिष्ठ अधिकारी थे वो, मोहन, तुम्हारे परमवीर सिंह के अलावा और वरिष्ठ अधिकारी थे। उनका कहना ऐसा था कि पहले जाके मोहन भागवत को मिलके क्या तो उनका डिस्कशन हुआ है, अब तुम जाके उनको उठा के लाओ, ऐसा आदेश था। वो भयानक झूठे जो तब उस एक कंसेप्ट निकल के आया था तब, भगवा आतंकवाद। यूं तो मालेगांव ब्लास्ट के सभी 7 मुजरिमों को अदालत ने साक्ष्यों के अभाव और गवाहों के बयानों से पलटने पर बरी कर दिया। 7 के 7 आरोपी हिंदू थे, तो भगवा आतंकवाद का जुमला तब खूब उछला था। इस पूरे मामले में 2 किरदार ऐसे हैं जिनके कटघरे में आते ही पॉलिटिक्स को तब खूब बूम मिला था। एक तो है साध्वी प्रज्ञा और दूसरे हैं कर्नल पुरोहित, जिन पर इल्जाम लगे तो पहले तो यकीन ही नहीं हुआ कि देश को जोड़ने की वकालत करने वालों के हाथ भला खून से कैसे रंगे हो सकते हैं। तब दिग्विजय सिंह ने हिंदुओं का पक्ष तो लिया, मगर ब्लास्ट के तार संघ से जोड़ सनसनी फैला दी थी। 17 सालों बाद फैसला आया तो सबसे पहले तो मुजरिमों के माथे का कलंक मिटा। दूसरा, उन्होंने जो इतने सालों तक यातनाएं झेली, जिसकी भरपाई अब कभी मुमकिन नहीं, कम से कम उसकी ऐसी रिहाई तो हुई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इस बात की खुद को शाबाशी दे रहे हैं कि देखो, मैं न कहता था। संदेह तो गहरा है मगर सबूत पर्याप्त नहीं। अदालत ने यह कहकर सबको बरी कर फिर बहस छेड़ दी। मालेगांव ब्लास्ट ने बेकसूरों की जान ही नहीं ली, बल्कि आतंकवाद को जिसे कौम से जोड़ के देखा जाता था, उस नैरेटिव को भी पलट दिया। मालेगांव ब्लास्ट केस में एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 2016 में चार्जशीट दाखिल की। केस में 3 जांच एजेंसियां और 4 जज बदले। फैसला लिखने में 1000 पन्ने खर्च किए गए, फिर भी नतीजा सिफर रहा। अब जैसे जिसकी आस्था वैसे उसने खंबा पकड़ रखा है। अब चूंकि केंद्र की सरपरस्ती में महाराष्ट्र में डबल इंजन की सरकार है, तो मुजरिम छूटे तो मौजूदा सरकार को विरोधियों को घसीटने का मौका मिल गया। वहीं विरोधी हैं कि इल्जाम लगा रहे हैं कि लचर पैरवी ने मुजरिमों की राह आसान बना दी। नमस्कार, मैं हूं अनुराग त्रिपाठी। आज बात उस ब्लास्ट की कर लेते हैं जिसने आतंकवाद को भगवा का चोला पहना दिया। सबसे पहले आप कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता दिग्विजय सिंह को सुन लीजिए। बात पुरानी है मगर आपको सुननी चाहिए। Please keep this green saffron Hindu Muslim terror aside because it is not fair, not correct also. As far as the cases against the Abhinav Bharat activists who have got close links with Sangh, where Sangh activists have been involved by the Abhinav Bharat Sangh to plant bombs in Malegaon 1 and 2, Modasa. यही वो स्टेटमेंट है जो मालेगांव ब्लास्ट की नियति बताता है। कांग्रेस के चश्मे से देखेंगे तो आपको संघ कटघरे में दिखेगा। खैर, 29 सितंबर 2008 रमजान के पवित्र महीने में और नवरात्रि के ठीक पहले महाराष्ट्र के मालेगांव में एक ब्लास्ट होता है। धमाके में 6 लोगों की जान चली गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। 1 दशक तक चले मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने 323 गवाहों से पूछताछ की, जिनमें से 39 अपने बयान से पलट गए। शुरुआत में इस मामले की जांच महाराष्ट्र एटीएस ने की। 2011 में एनआईए क्राइम सीन में आती है, मगर जिन्हें गुनहगार कहा गया उनके ब्लास्ट से कनेक्शन नहीं जोड़ पाती। सुनवाई के दौरान अदालत ने माना कि आरडीएक्स और बम से लेकर बाइक के मालिकाना हक तक, घटनास्थल के सबूतों और फॉरेंसिक एनालिसिस से लेकर आरोपियों की फोन टैपिंग तक एक भी सिरा जुड़ता नहीं दिखता। अभिनव भारत के फंड का आतंक में इस्तेमाल हुआ, ये भी आरोप एटीएस और एनआईए साबित नहीं कर सकी। महाराष्ट्र एटीएस ने अपनी जांच में दावा किया था कि धमाके में इस्तेमाल की गई एलएमएल फ्रीडम बाइक साध्वी प्रज्ञा की थी। दावा तो यह भी किया गया था कि कर्नल पुरोहित ने कश्मीर से आरडीएक्स मंगवाया, जिसका इस्तेमाल ब्लास्ट के लिए किया गया। अभियोजन पक्ष का यह दावा कि धमाके की साजिश उग्रवादी हिंदू संगठन अभिनव भारत ने रची, जिसके कर्नल पुरोहित सक्रिय सदस्य थे, ये दावा भी दम तोड़ गया। इस फैसले के साथ ही राजनीति में जबरदस्त जुबानी जंग शुरू हो गई है। बीजेपी के निशाने पर कांग्रेस है। आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस ने राजनीतिक फायदे की मंशा से हिंदू और भगवा आतंकवाद जैसे शब्द गढ़ने के लिए बेगुनाहों को फंसाया। एक्सट्रीमिस्ट विचारों के लोग हैं, उनको वोट बैंक में परिवर्तित करने के लिए हिंदू टेररिज्म और भगवा टेररिज्म ये वर्ड कॉइन करने के लिए पुलिस पर दबाव डालकर ये सारी चीजें की गई, ऐसा स्पष्ट हो रहा है। इसलिए पुलिस से ज्यादा इसके लिए उस समय की यूपीए की सरकार ये जिम्मेवार है। 17 साल बाद फैसला आया तो पता चला कि मालेगांव में धमाका करने के सभी आरोपी बेगुनाह हैं। पॉलिटिकल नैरेटिव, वोट बैंक के फायदे और अदालत के फैसले से आगे
अहम सवाल जांच एजेंसियों की नाकामी को लेकर उठे हैं। आतंकवाद जैसे सेंसिटिव मामलों में जैसे हीला हवाली देखने को मिल रही है, अपने जांच एजेंसियों की प्रतिष्ठा दांव पे लगाती है कि आखिर किस बिना पे इल्जाम तय हो रहे हैं। जब एटीएस और एनआईए जैसी देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसियां खाली हाथ रह जाएं तो सवाल उठना लाजमी भी है। ये मुझे लगता है पहला जजमेंट है जो पुलिस अधिकारी इस तरह की बदमाशी की उनके ऊपर कार्रवाई होने वाली है। बराबर है, भावुक होगी उनके साथ जो अत्याचार किया गया, पीड़ा हो गया, और समाज में वो केस की वजह से जो उनका सम्मान होना चाहिए नहीं होता है। समाज उनको अभी भी बालेगांव ब्लास्ट का आरोपी टेररिस्ट समझता है। क्या जांच एजेंसियों की भूमिका महज आरोपी को कटघरे तक ही पहुंचाने भर की है? जिस चार्जशीट पर अदालत में इंसाफ की लड़ाई लड़ी जाती है, आखिर उसमें लूपहोल क्यों छोड़े जाते हैं? मालेगांव ब्लास्ट से पहले 2006 ट्रेन ब्लास्ट के मुजरिम भी बाइज्जत बरी हो गए। क्या सालों तक जांच एजेंसियों ने रस्सी को सांप बनाए रखा? अब कटघरे में खड़े बेगुनाह को महज जांच एजेंसियों के कहने पे तो अदालत सजा देने से रही। जो सबूत और गवाह चार्जशीट की कहानी को पुख्ता करें, वो आखिर जांच एजेंसियां क्यों नहीं जुटा पाती? सवाल बड़ा है, जवाब आप जानते हैं। नमस्कार।